हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केवीएस के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि एलडीसीई के पीजीटी फिजिक्स। और ये होगा पार्ट 4। क्वेश्चन 61 से 80 आज हम करेंगे। क्वेश्चन 61 है, एज पर द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। पहले मैं आपको ये बताऊंगा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। ईच ट्रांसलेशन मोड गिव्स हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि हर एक ट्रांसलेशन मोड में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो पहले लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमें ये बताता है कि कोई भी डायनेमिकल सिस्टम है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली एसोसिएटेड होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। और अगर आप एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए देखें तो जो एनर्जी होगी वो रहेगी हाफ केबीटी, यानी कि इट स्टेट दैट इन एनी डायनेमिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम the energy is equally distributed among its various degree of freedom and that energy associated with each degree of freedom is half kT। यहाँ पर k भी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको हम ये भी कह सकते हैं द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, हाफ केबीटी। तो इसका मतलब ये कि अगर आप मान लीजिए टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो फॉर 1 मोल इट विल बी इक्वल टू एफ अपॉन 2 आर टी, यानी कि आपको क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की मल्टीप्लाई करना है, पता लग जाएगा कि टोटल एनर्जी कितनी होगी 1 मोल के लिए। अगर क्योंकि मोनोएटॉमिक डायटोमिक ट्राइटोमिक के लिए अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो बस आप डिग्री ऑफ फ्रीडम पता करो, आपको एनर्जी पता लग जाएगी। दूसरा जो ये लॉ होता है कि पार्टीशन ऑफ एनर्जी का, चाहे ट्रांसलेशनल या रोटेशनल या वाइब्रेशनल है, सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। अभी फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन था कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ईच ट्रांसलेशन मोड कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है। देखो, हर एक ट्रांसलेशन मोड में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 62 है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला है द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। देखो, अगर मान लीजिए मैं एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, पेंडुलम। जब ये पेंडुलम अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है, यानी कि अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर होता है, तो एक्सट्रीम पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है ना, वो जीरो हो जाती है, क्योंकि उसके बाद ये आगे नहीं जा रहा, तो वेलोसिटी जीरो हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी एक्सट्रीम पॉइंट पर, जीरो। तो एक्सट्रीम पॉइंट में लिख देता हूँ, एक्सट्रीम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये कह रहा था काइनेटिक एनर्जी इज जीरो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। तो बिल्कुल सही बात है, जब ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ तो वेलोसिटी जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, यानी कि ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। देखो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। देखो, आपने स्प्रिंग का केस तो पढ़ा होगा, स्प्रिंग भी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ये कह रहे हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। देखो, ऐसा नहीं है, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। वैसे भी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जा रहा है पेंडुलम, तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो यहीं पर तो आ रही है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। क्योंकि देखो, होता क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा सेम रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसके लिए मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और काइनेटिक एनर्जी का या पोटेंशियल एनर्जी का बनाऊँ तो ग्राफ कैसे बनेगा। देखो, अगर पोटेंशियल एनर्जी हाफ ले रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर पर डिपेंड करती है, तो यानी कि एक्स पर डिपेंड कर रही है, एक्स के स्क्वायर पर। तो देखो, जब एक्स की वैल्यू जीरो तो यू की वैल्यू जीरो, जब एक्स की वैल्यू मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम हो गई। तो ये ग्राफ हो गई यू के लिए। काइनेटिक एनर्जी के लिए इसका ठीक उल्टा होगा। देखो, ये होगी टोटल एनर्जी हो जाएगी हाफ के ए का स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट होगी, तो टोटल एनर्जी का ग्राफ कांस्टेंट है डिस्प्लेसमेंट के साथ। यहाँ पर देखो, x इक्वल टू जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। अच्छा, ये थोड़ा सा ऊपर से जाएगा ऐसे, क्योंकि ये उस पॉइंट पर टोटल जो एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की। मतलब पैराबोला बनेगा लेकिन इस तरह से जाएगा। अब इसमें कहा था पोटेंशियल एनर्जी जीरो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। देखो, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। फिर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ रिपीट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टी अपॉन टू। देखो, ये बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली अगर मान लीजिए टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन का टी है, तो जो टाइम पीरियड होता है पोटेंशियल एनर्जी या फिर
काइनेटिक एनर्जी के वेरी करने का वो होता है T/2। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके लिए एक्चुअली डेरिवेशन होता है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा के स्क्वायर ए के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। एक्चुअली जब आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी को सिंगल वैल्यूड फंक्शन में चेंज करोगे, यानी कि उसकी अगर पावर 1 होगी तो यहाँ पर 2 ओमेगा आ जाएगा। जैसे आपको पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस, इसलिए साइन 2 थीटा नहीं कोस 2 थीटा अगर मैं कहूँ, क्योंकि उसी को यूज़ करना होगा मैं, तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इधर आप ले आइए, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। अब जब आप यहाँ पर चेंज करोगे साइन स्क्वायर थीटा को, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ इस तरह से आ जाएगी, हाफ एम ओमेगा का स्क्वायर ए का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस के कोस ट्वाइस में ओमेगा टी प्लस 5, और ये अपॉन 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू में एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में 2, और ये आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी प्लस 5। अब आप ये देखो कि यहाँ पर अगर कोई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है कुछ इस तरह से होती है, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कोस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा, जबकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2 ओमेगा, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है उस पर वो जो फ्रीक्वेंसी किस तरह से डिपेंड करेगी 2 ओमेगा पर। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी में भी 2 ओमेगा आएगा, तो फ्रीक्वेंसी तो देखो डबल हो जाती है, ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी डबल होगी लेकिन टाइम पीरियड हाफ होगा। किसके रेस्पेक्ट में, जो भी सिंपल हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस बात को। देखो, अगर कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अब वो पेंडुलम भी हो सकता है स्प्रिंग भी हो सकता है, लेट सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसका जो टाइम पीरियड है वो टी है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस हिसाब से चेंज होगी, मतलब उसका टाइम पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड है, काइनेटिक एनर्जी का T/2 होगा और फ्रीक्वेंसी डबल होगी 2 ओमेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी बार इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे स्टेटमेंट आ गई, तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखना टाइम पीरियड हाफ होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी डबल होगी। ए भी सही है। अब आप देखो ए और सी किस में सही, किस में आ रहा है, ए और सी सिर्फ इसमें आ रहा है, तो फर्स्ट आंसर हमारा यही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। टोटल एनर्जी चेंज, देखो टोटल एनर्जी चेंज होती नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, लेकिन अब आप भूलेंगे नहीं कि टाइम पीरियड क्यों हाफ है और फ्रीक्वेंसी क्यों डबल है। क्वेश्चन नंबर 63 है, अ मास ऑफ 4 किलोग्राम सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800, एग्जीक्यूट SHM, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। तो इसको पहले स्प्रिंग बना लेते हैं, इसका मास हमें गिवन है 4 kg, और स्प्रिंग कांस्टेंट को मैं कैसे डिनोट कर रहा हूँ, 800 न्यूटन पर मीटर है। बोला है कि इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर, यानी कि टोटल एनर्जी इसकी 4 जूल है, तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। अब देखो, मैं कुछ फॉर्मूला पहले आपको बता देता हूँ। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। दूसरा एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम अगर मैग्नीट्यूड कंसीडर करें तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, तो ए मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू में एम्पलीट्यूड ए। मैं मान रहा हूँ कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए। तो एक तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, एक टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। एक और चीज़ देखो, आपको पता होगा कि ओमेगा स्क्वायर, मैं पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बताता हूँ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर मास इंटू एक्सीलेशन, ये बराबर होता है माइनस के एक्स के। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो, यही तो होता है ना एक्सीलेशन, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के अपॉन में एम इंटू में एक्स, और ये चीज़ एक्सीलेशन है ए, और माइनस इसी को तो हम ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, तो इसका मतलब एक्सीलेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इस तरह से आता है। अब यहाँ पर देखो टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर है, फॉर्मूला 1/2 स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। देखो मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट तो है लेकिन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर नहीं है। अब हमें निकालना है ए मैक्स, तो ए मैक्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ए मैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक्स की जगह पर ए लेंगे,
देखो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना, ओमेगा स्क्वायर इंटू में एम्पलीट्यूड ए। तो एक्चुअली ए मैक्सिमम यहाँ पर तो ठीक है, वो हमें निकालना है। ओमेगा स्क्वायर को अगर हम के और एम के टर्म में लिखें, क्योंकि हमें ओमेगा नहीं पता, हमें के भी पता है, एम भी पता है, तो ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, के अपॉन में एम इंटू में ए। अब एक चीज़ है ये, यहाँ पर देखो प्रॉब्लम ये है कि एम्पलीट्यूड हमें नहीं पता, टोटल एनर्जी पता है, के भी पता है, ए मैक्सिमम हमें निकालना है, एम्पलीट्यूड नहीं पता। तो अब एक काम करते हैं, एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर एम्पलीट्यूड की मैं वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी, वो आएगी ट्वाइस टोटल एनर्जी अपॉन में के। ये हो गया एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन हमें एम्पलीट्यूड चाहिए, तो एम्पलीट्यूड इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 2 टोटल एनर्जी अपॉन में स्प्रिंग कांस्टेंट के। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि आपको टोटल एनर्जी भी पता है, के भी पता है, एम भी पता है, तो अब आसान हो जाएगा मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालना है। तो हो गया के अपॉन में एम मल्टीप्लाई में ट्वाइस टोटल एनर्जी अपॉन में के। इसको के को अंदर ले जाओ, सॉल्व करते हैं, आसान हो जाएगा। तो अंदर जाएगा तो के स्क्वायर होगा ये, इंटू में ट्वाइस टोटल एनर्जी अपॉन में मास इंटू में के। कैसे, के कैंसिल कर दो। अब सब वैल्यू पुट करेंगे हम, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन आएगा के मतलब ट्वाइस स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू में टोटल एनर्जी अपॉन में मास एम ट्वाइस। तो के कितना है 800, टोटल एनर्जी हमारे पास है 4, नहीं टोटल एनर्जी है 4, हाँ 4 जूल है, मास भी कितना है 4 है। तो आप ये देखो कि 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक यहाँ पर छोटी सी एरर ये होगी, हमने जब के को अंदर ले गए तो के स्क्वायर तो हो गया था, लेकिन एम का स्क्वायर भी आएगा एक्चुअली यहाँ पर, एम का स्क्वायर। तो यानी कि एम हमें 2 बार लिखना होगा, 4 इंटू 4। अब देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इसको आप अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 200, ठीक है। अब 2 2 कितना होता है 4, या उसको तो हमें रूट से बाहर निकालना है, और 100 का कितना होगा 10, यानी कि ये आएगा 20। तो हमारा जो एक्सीलरेशन होगा इट विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर होगा ऑप्शन 3 सही। ये क्वेश्चन नंबर 64, टू स्ट्रिंग्स A and B playing the note the are slightly out of tune produces beat of frequency 5 Hz. The tension of B is increased and the beat frequency is found to decrease 3 Hz. The original frequency of B if the frequency of A is कितना होगा 428। देखो यहाँ पर हमें A की फ्रीक्वेंसी गिवन है 428, हाँ बी की फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता। तो आपको पता है कि बीट फ्रीक्वेंसी मतलब बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी, मतलब चेंज नहीं बोलेंगे, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, एफ ए माइनस एफ बी, ठीक है। अच्छा हमें ये नहीं पता कि हम एफ बी माइनस एफ ए करें या एफ बी माइनस, क्योंकि किसकी ज़्यादा है ये हमें नहीं पता। तो मैं यहाँ पर एक और ऐसे भी लिख लेता हूँ, बीट फ्रीक्वेंसी एफ बी माइनस एफ ए के भी बराबर हो सकती है, वैसे तो मोड लेते हैं बट फिर भी। अब बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 हर्ट्ज है, ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज गिवन 428, तो 428 माइनस एफ बी। अगर मैं यहाँ से एफ बी निकालूँ तो 428 माइनस 5 हो जाएगी, जो कि आएगी 423 हर्ट्ज। और यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी आप रखो 5 हर्ट्ज, एफ बी हमें नहीं पता, ये कितना हो जाएगा 428। तो इस हिसाब से एफ बी की वैल्यू कितनी आएगी 5 प्लस में 428, यानी कि एफ बी आ जाएगा 433। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एफ बी की ये 2 फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है। अब ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन में 423 ही सिर्फ गिवन है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वेवलेंथ ऑफ द कैपिलरी वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। देखो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, जो वेवलेंथ होती है वो कुछ ही सेंटीमीटर की होती है, तो उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, नॉट मोर देन अ फ्यू सेंटीमीटर हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, ए रोड ऑफ लेंथ, देखो हमारे पास कोई रोड है, उसकी लेंथ गिवन है L इक्वल टू 2.3 मीटर, और जो उसका रेडियस है वो हमें गिवन है 4 मिलीमीटर, और इसमें जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो Q की वैल्यू में गिवन है -4.6 इंटू 10 की पावर -7। अब नेगेटिव का मतलब ये होगा कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होगी इंटू द लेंथ ऑफ द वायर। आगे बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द मिड पॉइंट ऑफ द रोड, मतलब कि अगर मान लीजिए पूरा वायर है तो उसके मिड पॉइंट पर, मतलब वायर के बहुत पास आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी।
देखो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वायर की वजह से लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। लेकिन जो आर होता है ना वो सेपरेशन होता है पी पॉइंट जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उसका वायर से। अब क्योंकि यहाँ पर वायर का रेडियस गिवन है और उसके पास ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, तो हम आर की वैल्यू वही लेंगे जो इसका रेडियस गिवन है। अब ए की वैल्यू यहाँ पर लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन में एल। तो इसी को आप क्यू अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू में लेंथ एल लिख लेंगे। अब सब वैल्यू में पता है, बस उसको पुट करना है। तो देखो क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस के 4.6 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12। रेडियस आर 4 मिलीमीटर है, उसको चेंज कर लीजिए मीटर में 10⁻³ और लेंथ कितनी है 2.3 मीटर। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं या मतलब इसको आप सोल्व कर लेना। दूसरा ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपको पता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में पता होती है जो कि होती है 9 × 10⁹। तो इसी को आप क्या करो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2Q अपॉन में यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर इंटू में एल। तो ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी ईजी पड़ेगी आपको। तो ये 2 इंटू में क्यू की वैल्यू माइनस के 4.6 10⁻⁷ और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू में 10⁹ और फिर आर की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻³ और लेंथ की है 2.3। जब भी आप दोनों कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन 2 -8.99 10⁵। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे थे इससे पहले तक वो सब थे क्लास 11th के, पार्ट 1 पार्ट 2 में और पार्ट 3 में हम क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th के। अब से क्लास 12th के चैप्टर मतलब स्टार्ट हो गए हैं, तो ये चैप्टर वाइज सब कुछ दे रहे हैं। पहले पूरे क्लास 11th के क्वेश्चन दिए पार्ट 1 और पार्ट 2 के, फिर क्लास 12th के। तो अब जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे ना मोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो क्लास 12th से रिलेटेड होंगे। तो ये क्वेश्चन है, कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है। डायपोल क्या होता है, जिसमें एक नेगेटिव चार्ज रहे और एक पॉजिटिव चार्ज रहे, उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट अपोजिट नेचर के होंगे और बहुत इनका सेपरेशन बहुत कम होता है। इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो होता है Q × 2A। इसमें बोला है कि ये एट एन एंगल 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और जो एंगल है इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में वो 30 डिग्री है, और टॉर्क भी गिवन है 6 न्यूटन मीटर। तो आपको बताना है कि चार्ज कितना होगा। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कहीं पर लिखा है Nm और कहीं पर लिखा है स्मॉल m, ये होता है नैनोमीटर और ये होता है न्यूटन मीटर, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर SI यूनिट है तो वो कैपिटल में लिखी जाती है। देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर फॉर्मूला होता है टॉर्क का P क्रॉस E, यानी कि जो टॉर्क होगी वो क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसको आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि एंगल गिवन है तो आप लिख सकते हैं PE sin थीटा इक्वल टू टॉर्क। अभी जो 2A ये होता है टोटल सेपरेशन। 2A क्या है, टोटल सेपरेशन बिटवीन द चार्ज या लेंथ ऑफ डायपोल भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब सब वैल्यू पुट करेंगे। हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। पहले देखो P को मैं Q इंटू जो भी लेंथ ऑफ डायपोल 2A लिख सकता हूँ इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में साइन थीटा। तो चार्ज कितना आएगा, टॉर्क अपॉन में ट्वाइस ए इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में साइन थीटा। अब सब वैल्यू पुट कर दो, टॉर्क कितनी है 6 अपॉन में, देखो 2A जो टोटल है ना वो हमें लेंथ ऑफ डायपोल गिवन है, डायपोल लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो 2A 4 सेंटीमीटर के बराबर है। ऐसा नहीं कि आप 4 में 2 की मल्टीप्लाई करो फिर यहाँ पर पुट करो, 2 की मल्टीप्लाई मत करना 4 में। 2A खुद में कंप्लीट लेंथ है डायपोल की, तो हम सिर्फ यहाँ पर कितना लिखेंगे 4, लेकिन सेंटीमीटर में ना तो मीटर में चेंज कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमारे पास 3 × 10⁵, और यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। तो इसका मतलब 1 तो यहाँ पर रहने दो, 2 जाएगा इसके साथ ऊपर। अब ये हो गए 4 × 12 और यहाँ से 6 × 12, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा 10⁵ - 2 यानी कि 10⁵ - 2, तो 10⁵ +3 नीचे बचेगा, ऊपर आकर हो जाएगा -3 कॉलम।
तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 10⁻³ कूलम। क्वेश्चन नंबर 68 है, इसमें से आपको बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूस कर्व। तो देखो, अगर मान लो कहीं से पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइन कंटिन्यूस रहेगी हमेशा। वो बात अलग है, धीरे धीरे जा करके इन्फिनिटी पर जीरो हो जाएगी, लेकिन रहेगी कैसी, कंटिन्यूस। तो ये बात तो ठीक है। टू फील्ड लाइन कैन क्रॉस ईच अदर, ये सरासर गलत है। क्लास 10 से आप पढ़ रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर वो ऐसा करें तो वो एक ही पॉइंट पर दो डिफरेंट डायरेक्शन शो करेंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। देखो, ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में होता है ना, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है, ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और किस में जाएगी, नेगेटिव में। पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में जाएगी। मतलब पॉजिटिव चार्ज सोर्स का काम कर रहा है और ये सिंक का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट ए और सी करेक्ट है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 69 है, आपको दो फिगर गिवन है। यहाँ पर आपको बताना है कि विच चार्ज आर पॉजिटिव एंड विच हैज़ द लार्ज मैग्नीट्यूड। देखो, पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। कहीं पर भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उससे बाहर निकलेगी। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। नेगेटिव चार्ज है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनटू द चार्ज होगी, मतलब इनवर्ड होगी नेगेटिव चार्ज के लिए। ठीक है, तो एक तो ये कंसेप्ट। दूसरा, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फील्ड्स लाइन पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर ये डिपेंड करेगा डायरेक्टली। अब यहाँ पर आप देखो, ये पॉइंट ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया पॉजिटिव। अब आ जाओ यहाँ पर, सी चार्ज से आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो इसका मतलब बाहर जा रही है, तो ये तो हो गया पॉजिटिव और बी हो जाएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब ए पॉजिटिव, सी पॉजिटिव और बी नेगेटिव रहेगा। अब देखो ऑप्शन देखते हैं, बी इज पॉजिटिव, बिल्कुल नहीं, इसको हटा दो। ए इज पॉजिटिव, बी हैज़ द लार्ज मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। आप ये देखो कि किसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन आ रही हैं, जा रही हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी है, 7। यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर है 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा सी की है, तो सी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो ये बात गलत है। ए और सी पॉजिटिव है, बी हैज़ द लार्ज मैग्नीट्यूड, बिल्कुल नहीं। ए और सी पॉजिटिव है और सी का लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड क्यों है, क्योंकि उसकी नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 70 है, कोई कैपेसिटर है जिसका चार्ज है Q और एनर्जी है W। अगर चार्ज को हम दोगुना कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो देखो, कैपेसिटर में एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV², लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल तो नहीं गिवन, तो एक और फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ Q इंटू में C। एक्चुअली Q² अपॉन C होगा। एक और फॉर्मूला होता है U का, U इक्वल टू हाफ Q इंटू में V। तो ये तीनों फॉर्मूले होते हैं पोटेंशियल एनर्जी के कैपेसिटर में। फिलहाल हम यूज करने जा रहे हैं जिसमें C और Q दोनों आता है वो, यानी कि U इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ Q² अपॉन में C। तो आप ये देखो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो Q के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि C तो दोनों के लिए सेम होगा। हम यहाँ पर सिर्फ चार्ज को डबल कर रहे हैं। तो अगर आप चार्ज को डबल करोगे तो जो नई पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, ट्वाइस। इसका मतलब 2Q का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4Q। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी नई वाली वो 4 टाइम्स होगी जितनी भी पहले थी, 4 टाइम्स होगी, क्योंकि Q के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। क्वेश्चन है, A network of 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 500 वोल्ट सप्लाई, जैसे कि आपको दिखाया हुआ है फिगर में। आपको बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, दो तरीके होते हैं कैपेसिटर को कनेक्ट करने के लिए। एक तो सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है कि सभी में चार्ज इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा वो होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो ये हो गया सीरीज। पैरेलल में इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ना वो सेम होगा, चार्ज डिफरेंट होगा। और पैरेलल में फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट का, C1 प्लस C2, जितने भी हो उसको डायरेक्टली आपको ऐड करना है। फिलहाल हमारे पास ये 4 कैपेसिटर है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कुछ भी चार्ज आ रहा है तो ये तीनों
ये तीनों, इन सब पर चार्ज रहेगा सेम। और वैसे फिगर में भी दिखा रखा है क्यू 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 इसमें है, लेकिन इसमें क्यू डैश है। तो इसका मतलब ये तीनों किस में आपको होंगे, सीरीज में। अब तीनों अगर सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि 1/8 प्लस 1/8, क्योंकि सबकी वैल्यू तो सेम है 1/8, यानी कि 3/8 आ जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 8/3 और माइक्रो फैराड। अब इस सर्किट को आप ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं कि ऊपर वाले उन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 8/3। अब इसके साथ एक C4 नीचे कनेक्टेड है, तो वो किस में होगा, पैरेलल में। और ये है C4 और इसकी वैल्यू कितनी, 8। अब ये दोनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा देखो पैरेलल में तो C1 प्लस C2 करते हैं, तो यानी कि 8/3 प्लस में 8, तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 8 प्लस 8 या 24/3, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 32/3, या फिर इसको आप 10.66 भी लिख सकते हो माइक्रो फैराड में। तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 72 है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है इक्विपोटेंशियल सरफेस के रिगार्डिंग। पहले मैं आपको समझा देता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस होते क्या है। देखो मान लो यहाँ पर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है। अब आप इससे अगर आर सेपरेशन पर, आर दूरी पर किसी भी डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा पोटेंशियल सेम रहेगा वहाँ पर, क्योंकि पोटेंशियल इक्वल टू कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर। तो आर अगर सेम है तो वी भी सेम होगा। तो अगर आप इन सब पॉइंट को जोड़ो तो ये जो सरफेस आपको मिला जिस पर पोटेंशियल, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी कि एक बात तो क्लियर है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है V, वो सेम रहता है एवरी पॉइंट पर, सेम एट एवरी पॉइंट। अब इससे कंक्लूजन हम ये भी निकाल सकते हैं कि जो डेल्टा वी होगा, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल, वो कितना होगा, 0, क्योंकि जब पोटेंशियल सेम है हर एक पॉइंट पर तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0। और आपको पता है वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी होता है, तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 0 है तो वर्क डन कितना होगा, 0। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर आप यहाँ से कोई दूसरा चार्ज, मतलब कोई चार्ज मान लो यहाँ से यहाँ पर ला रहे हो तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा, तो वर्क डन 0 होगा। दूसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड पर नॉर्मल एंगल बनाते हैं हमेशा, मतलब ई, और जो सरफेस होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस वो एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दूसरा, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इसीलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन पर। पहली स्टेटमेंट है द पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम, तो अभी मैंने आपको बताया था हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा। फिर है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मैंने अभी आपको बताया था। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। सी स्टेटमेंट है, तो हमारी ए सही है। अब ए सही है, आगे चलते हैं। बी गलत है, बी गलत है तो इस ऑप्शन को तो हटा दो और इस ऑप्शन को भी हटा देते हैं, क्योंकि बी आ रहा है ना तो बी तो आने नहीं चाहिए। तो बचे हमारे पास ऑप्शन 2 और 4। आगे चलते हैं। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। अभी मैंने आपको बताया था वर्क डन कितना होता है, 0। तो इसका मतलब डी स्टेटमेंट सही है। अब डी स्टेटमेंट सही है तो ओनली ए तो हो नहीं सकता, तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2। इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सी स्टेटमेंट बोला था, तो सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, डी भी सही है और ए भी सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाए ए सी डी। ओनली ए तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 73, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर में सेटिस्फाई होगी, करेक्ट होगी। देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ, मान लो कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो उस पर अंदर जो चार्ज होगा वो भी 0 होगा, इसका मतलब जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पर डिसाइड करेगा। ठीक है, और एक और कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। देखो E इक्वल टू कितना होता है, माइनस के dV अपॉन में dr, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का
डिफ्रेंसिएशन आप करो वो जीरो तभी आ सकता है जब वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब थ्रू आउट दी सरफेस या कंडक्टर इनसाइड इट पोटेंशियल कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके अलावा जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह हो गया। और अभी इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल एंगल पर होता है, नॉर्मल पर होता है। इसका मतलब सरफेस के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सरफेस हमेशा एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब चलते हैं अपने ऑप्शन पर। पहला है इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बिल्कुल सही। एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। अब देखो ए और बी दोनों सही हैं, जब ए और बी दोनों सही हैं तो इस ऑप्शन को हटा दो क्योंकि इसमें बी नहीं आ रहा, इस ऑप्शन को भी हटा दो क्योंकि इसमें ए नहीं आ रहा, बचे हमारे पास फर्स्ट और थर्ड। और पढ़ते हैं आगे। द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन, तो अभी मैंने आपको बताया था इंटीरियर में चार्ज कितना होता है, जीरो। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। तो अब जब स्टेटमेंट गलत सी हो गई है तो इसका मतलब ये आंसर भी सही नहीं होगा। बचा ले दे करके हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन ए और बी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वेरी थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, देखो ऐसा नहीं है, जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, वेरी नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए और बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 74, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस इज आइस पॉइंट पर है 5 डिग्री 5 ओम। देखो आइस पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर टेम्परेचर R1 टेम्परेचर T1 मान लेते हैं और रेजिस्टेंस R1, तो ये कितना है 5 ओम। अब आगे बोला स्टीम पॉइंट पर 5.28 है, तो स्टीम का मतलब ये हो गया टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर रेजिस्टेंस 5.28 हो गया। मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। आगे बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम किसी टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस अब हो गया है 5.955 ओम। तो आपको बताना वो टेम्परेचर कितना हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसने भी ये क्वेश्चन पेपर बनाया है उन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी बुक खोली, एग्जाम्पल देखे और एग्जाम्पल को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया। सेम क्वेश्चन आपको चैप्टर 3 क्लास 12 की एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, सेम क्वेश्चन। मुझे तो लगता है इसकी वैल्यू भी यहाँ पर चेंज नहीं की गई है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, किसी टी टेम्परेचर पर आर रेजिस्टेंस का वो होता है आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा टी। और अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है 1 अपॉन में ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू में चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर ना हमें अल्फा नहीं गिवन है, तो हमें यहाँ पर दो इक्वेशन बनानी होगी और फिर टी के लिए उसको हम सोल्व करेंगे। तो देखो अगर मैं मान लीजिए इन दोनों के लिए इक्वेशन कंसिडर करूँ, यहाँ पर टेम्परेचर 0 है, यहाँ पर T2 है, तो देखो R2 मतलब इस तरह से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन जब हम इन दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा R1 1 प्लस में अल्फा T2 माइनस T1। इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ से हम अल्फा निकाल सकते हैं और अल्फा कितना हो जाएगा R2 अपॉन में R1, ठीक है, और ये जाएगा माइनस के 1 इक्वल टू अल्फा T2 माइनस T1। मैं बताता हूँ मैंने क्या करा है। और यहाँ पर एक मिनट देखो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, ये R2 इक्वल टू R1 प्लस में अल्फा R1 T2 माइनस T1। हमें अल्फा के लिए इक्वेशन लिख ली, तो ये R2 को इधर जाओगे तो कितना हो जाएगा R2 माइनस R1 इक्वल टू अल्फा T2 माइनस T1 और इंटू में R1। तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन में R1 R2 माइनस R1 अपॉन में T2 माइनस T1। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन बनेगी। देखो अल्फा वही तो हो गया 1 अपॉन में ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल मतलब जो शुरुआत में रहा होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब R2 अपॉन में R1 और यहाँ पर डेल्टा टी T2 माइनस T1। तो ये तो हम फर्स्ट केस के लिए हमने इक्वेशन बनाई, मतलब इन दोनों के लिए। अब ऐसे ही अगर मैं इन दोनों के लिए इक्वेशन बनाऊं, इन दोनों केस के लिए इक्वेशन बनाएंगे हम, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी अल्फा की, वो हो जाएगी अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन में आर ओरिजिनल मतलब कितना R5 यानी कि 5 ओम R1। या पहले मैं इसको फॉर्मूला के टर्म में लिख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा R1। यहाँ पर कितना आएगा चेंज इन रेजिस्टेंस यानी कि R3 माइनस R1 अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर मतलब T माइनस 0। तो मैंने
इन दोनों में इसलिए इक्वेशन बनाई क्योंकि यहाँ पर देखो आसान हो जाएगा t-0। अगर मैं इन दोनों में बनाता तो t-100 हो जाता। कैलकुलेशन थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो सकती थी, इसलिए मैंने इन दोनों में इक्वेशन बनाई t-0। तो ये अल्फा इक्वल टू 1/r1 r3 माइनस r1 अपॉन में t हो जाएगा। अब ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, दोनों ही सेम प्लेटिनम है, तो इसका मतलब दोनों की अल्फा सेम होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को पुट कर लेते हैं इक्वल, फर्स्ट और सेकंड को। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में r1 और r2 माइनस r1 अपॉन में t2 माइनस t1। देखो मैं वैसे भी कर सकता था, यहाँ पर दो इक्वेशन निकाली, पहले अल्फा की वैल्यू निकाल ली, फिर अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करो, उसमें टाइम लगता है। तो इट विल बी बेटर कि आप पहले अल्फा की दोनों इक्वेशन बनाओ और फिर बाद में दोनों को इक्वल पुट कर लो। इक्वल टू 1 अपॉन में r1 r3 माइनस r1 अपॉन में t। अब देखो t हम इजीली निकाल पाएंगे, r1 से r1 हटा दो, तो टेम्परेचर t इक्वल टू आएगा r3 माइनस के r1 अपॉन में r2 माइनस के r1। ठीक है, और यहाँ से ये t2 माइनस t1 चले जाएगा ऊपर, t2 माइनस t1। अब सब वैल्यू पुट कर लेते हैं। r3 माइनस r1 यानी कि 5.955 माइनस के 5, तो ये बचेगा 5.955 माइनस 5 अपॉन में r2 माइनस r1 कितना हो जाएगा 5.28 माइनस के 5 इंटू में t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1 कितना हो जाएगा 100। अच्छा, मैंने यहाँ पर टेम्परेचर को केल्विन में चेंज इसलिए नहीं किया है क्योंकि t2 माइनस t1 की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप टेम्परेचर को का चेंज चाहे डिग्री सेल्सियस में देखो या केल्विन में देखो, चेंज सेम रहता है। अब बस इसको सोल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा देखो 5.955 में से 5 माइनस करना है, सो इट विल बी 0.955 अपॉन में 0.28 इंटू में 100। तो जब आप इसको सोल्व करोगे टेम्परेचर आ जाएगा 341 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 341। क्वेश्चन नंबर 75 है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की किसकी वजह से होती है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखो, मान लो आपके पास कोई वायर है और इसको आपने पोटेंशियल किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल है V। अब इस वायर की लेंथ के क्रॉस आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ dV अपॉन dr कह सकते हैं, या पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि एक पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल रहा है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, तो इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है V अपॉन में L। अब आपको पता होगा कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है और अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स कितनी लगती है, QE। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरफ है, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगी वो माइनस E इंटू में E होगी। तो जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं? जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई। देखो, जब आप बैटरी को नहीं कनेक्ट कर रहे हो तो वायर में तब भी तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन करंट कब फ्लो करता है? जब हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, यानी कि बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी से कनेक्ट करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के अंदर बन जाती है। वही इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाती है और इलेक्ट्रॉन को अपनी अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? एक और चीज, आई और इसमें रिलेशन होता है आई इक्वल टू NeAVD। दूसरा जो एक्सीलरेशन आएगा इलेक्ट्रॉन में वो किसके बराबर होगा? QE इक्वल टू M में। तो एक्सीलरेशन होता है QE अपॉन में M माइनस का। ठीक है, तो पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर एक्सीलरेट भी कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, माइनस साइन आ रहा है ना, और यहाँ पर जो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। तो हमें तो बस ये बताना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी वजह से होती है, तो वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यानी कि ऑप्शन 2 सही होगा, मोशन ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E। क्वेश्चन नंबर 76, इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग लेंथ विद द सेल इज 620 सेंटीमीटर। देखो, बैलेंसिंग लेंथ आपको गिवन है 620 मीटर, मैं इसको L1 मान रहा हूँ 620 सेंटीमीटर। व्हेन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज, देखो कैपिटल R हमें गिवन है 12 ओम, और जब इसको आप कनेक्ट करो तो बैलेंसिंग लेंथ चेंज होकर के अब होगी 432 सेंटीमीटर। द इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि स्मॉल r आपको बताना है। आपको पता होगा कि पोटेंशियोमीटर की दो एप्लीकेशन होती है, एक तो EMF कंपेयर करना और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना। और इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर आप फाइंड कर रहे हो तो बैलेंसिंग लेंथ का और
इंटरनल रेजिस्टेंस में रिलेशन होता है L1 अपॉन में L2 -1 इंटू में जो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट किया है। तो सिंपली हमें L1 पता है, L2 पता है और R भी हमें पता है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। बट ये आया कैसे, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो शुरुआत में जब आपने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है तो लेट EMF जो है वो E है, वो बराबर होगा K इंटू में L1 के। और जब आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है तो अब जो EMF आपको मिलेगा मतलब वो पोटेंशियल के बराबर होगा। देखो कैसे, मतलब एक बैटरी है, बैटरी के बाद आपने एक लगा दिया रेजिस्टेंस R, तो अब यहाँ पर एक वायर कनेक्टेड है, अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा लेट वो V है, तो V, अब यहाँ पर तो बैलेंसिंग लेंथ L2 मिल रही है, तो हम क्या करेंगे V इक्वल टू लिखेंगे K इंटू में L2। एक्चुअली आपको पता है ना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली लेंथ पर डिपेंड करता है, तो V इक्वल टू KL2 हो जाएगा इक्वल टू KL1। और ये L1 L2 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ, और K है पोटेंशियल ग्रेडियंट। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस सर्किट को देखो, इसमें स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो स्मॉल r और E और V में क्या रिलेशन होगा पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो मान लो ये पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो V को मैं क्या लिखूंगा, टोटल EMF बैटरी का कितना है E माइनस करंट इंटू में स्मॉल r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, तो स्मॉल r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी E माइनस V अपॉन में I। और देखो इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा लेट वो I है, तो V इक्वल टू IR होता है ना, तो I को मैं क्या लिख सकता हूँ, R इक्वल टू E माइनस V अपॉन में I को मैं लिख रहा हूँ V अपॉन में R, तो R जाएगा ऊपर, तो ये हो गया E और V और R में रिलेशन। अब देखो स्मॉल r इक्वल टू कितना हो जाएगा, R, E की वैल्यू कितनी है KL1 माइनस V की वैल्यू कितनी है KL2 अपॉन में V की वैल्यू कितनी है KL2। तो कैसे K को कॉमन ले तो कैसे K कैंसिल हो जाएगी, तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू R L1 माइनस L2 अपॉन में L2, और इसी को आप L1 अपॉन L2 माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं। तो वही ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कैसा है ये मैंने आपको बता दिया है। अब बस आप वैल्यू पुट कीजिए, तो स्मॉल r इक्वल टू आएगा कैपिटल R कितना है अपने पास 12, L1 कितना है 620 अपॉन में 432 माइनस के 1, तो स्मॉल r इक्वल टू 12। अब इसको इससे डिवाइड कर देते हैं और 1 से माइनस करेंगे, तो 620 को 432 से आप डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1.43 माइनस 1, यानी कि r इक्वल टू आएगा 12 इंटू में 0.43, और इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 5.2, स्मॉल r की वैल्यू होगी 5.2 ओम, यानी कि ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है जिसका इक्विवेलेंट है RP इक्विवेलेंट है 45 ओम, देयर रेजिस्टेंस, और देखो इनका जो रेजिस्टेंस है वो रेशो दे रखा है उसका R1 रेशो R2 रेशो R3 इक्वल टू 1 रेशो 3 रेशो 5। तो आपको बताना है ईच का रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 1 अपॉन RP कितना है 45। देखो मैं ये 1:3:5 रेशो में ना मैं मान लेता हूँ R1 हमारा X है, तो ये कितना हो जाएगा थ्राइस X, और ये कितना होगा 5 टाइम्स X। ठीक है, X क्या मैंने माना है, R1 की वैल्यू मैंने X मान लिया है। अब यहाँ से 1/45 X को कॉमन ले लो अगर हम, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस में 1/3 प्लस में 1/5, और इसको आप लिख सकते हैं 1/45 इक्वल टू 1 X। एलसीएम कितना आएगा नीचे 5 या 15 15, यानी कि ये ऊपर आएगा 15 प्लस 3 के 5 में 15 आता है 5 टाइम्स, तो 5 प्लस में ये आता है 3 बार 3, इसका मतलब 1/45 इक्वल टू 1/X, ये 15 और ये 15×5 23। अब आप ये देखो कि x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 अपॉन में 15 गुना में 23, ये 15 45, तो ये आ जाएगा 3 3 9 और 3 2 6, तो इसका मतलब R1 की वैल्यू 69 आ गई है। जब R1 की वैल्यू 69 आ गई है तो ऑप्शन पे देखो 69 सिर्फ इसमें आ रहा है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। बाकी आप 3 और 5 से मल्टीप्लाई चेक कर लेना, यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 78, हमारे पास कोई वायर है 0.05 उसकी लेंथ गिवन है, इस प्लेट एट द ओरिजिन, और इसमें करंट जा रहा है 10 एम्पियर का। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पॉइंट
वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, मतलब कोई पॉइंट पी है, यहाँ से 1 मीटर है, इसकी लेंथ है 0.05 आई कैप मीटर। हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला सोच रहे हो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, तो ये फॉर्मूला आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब इन्फिनाइट लॉन्ग हो वायर, मतलब कि इन्फिनाइटली लेंथ है उसकी, यानी कि लेंथ हमें नहीं पता, इन्फिनाइट लेंथ का वायर है, तब तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। लेकिन बायोट-सावर्ट लॉ के बाद जब हम एक स्ट्रेट फाइनाइट वायर का डेरिवेशन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो वो आता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई इंटू में ए और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब ये क्या है फॉर्मूला समझाता हूँ। देखो, मान लें कि आपके पास फाइनाइट वायर है ये, ठीक है, और आप पी पॉइंट पर निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन है ए, और एंड पॉइंट से जो आप एंगल देख रहे हो, लेट ये फाई 1 है और ये एंगल फाई 2 है, तो तब की केस में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फिलहाल इस क्वेश्चन में अगर मैं ए की वैल्यू देखूं तो वो मैं ये वाला सेपरेशन लूंगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 मीटर, और फाई 1 फाई 2 क्या होगा मैं अभी समझाता हूँ इसको। करंट हमें गिवन है। अब आप ये देखो कि फाई 1 क्या होगा, ये हमारे पास ये वायर है, तो यहाँ से इसके एंड पॉइंट से ये इसका एंड पॉइंट होगा। मैं इसको थोड़ा सा ना पतला कंसिडर कर लेता हूँ, मान लो ये ऐसा है, लेंथ हम देख लेंगे बाद में जो भी होगी फिगर बनाने के लिए। तो एक तो ये, और दूसरे एंड पॉइंट से ये आप जाओ यहाँ पर, तो ये एंगल हो गया फाई। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर दोनों तरफ एंगल फाई होगा, क्योंकि लेंथ जो है ये मिड पॉइंट से हम यहाँ पर गिरा रहे हैं, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों में सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन फाई मतलब फाई 1 फाई 2 दोनों इक्वल होंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए इंटू में ट्वाइस ऑफ साइन फाई, क्योंकि दोनों इक्वल है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ दोनों एंगल इक्वल क्यों है। आप इधर वाला ट्रायंगल देखो, राइट एंगल ट्रायंगल, और इधर वाला ट्रायंगल देखो, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, इसलिए दोनों एंगल फाई 1 फाई 2 दोनों इक्वल होंगे। कॉन्ग्रेंट क्यों होंगे, ये एंगल 90 डिग्री का, ये साइड और ये साइड बराबर होगी, ये तो कॉमन हो गई, इसलिए कॉन्ग्रेंट है। तो हमने दोनों एंगल को इक्वल, मतलब दोनों इक्वल ही होंगे, फाई 1 फाई 2 दोनों इक्वल हुए, तो हमने लिख लिया 2 साइन फाई। अभी ए की वैल्यू पता है, लेकिन साइन फाई कैसे निकालना है। तो देखो साइन फाई निकलेगा कैसे, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। और इस वाले ट्रायंगल को मैं थोड़ा अलग बना देता हूँ, जैसे ये, फिर ये और ये। अभी ये तो हमारे पास 1 मीटर है, ये पूरी जो लेंथ है वो है 0.05, लेकिन हमें तो सिर्फ आधी लेनी है ना, इस तरफ की लेनी है, तो ये कितनी होगी 0.05 अपॉन में 2। और जो हाइपोटेन्यूस आप निकालेंगे वो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 0.05 अपॉन में 2 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो 2 साइन फाई की वैल्यू कितनी होगी, साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 0.05 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस कितना है उसका 1 प्लस में 0.05 अपॉन में 2 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो b की वैल्यू आएगी b इक्वल टू, अब देखो ये सब वैल्यू मैंने पुट करी, 2 साइन फाई की वैल्यू 0.05 अपॉन में 2, 1 प्लस 0.05 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस के 7 इंटू में करंट की वैल्यू कितनी है 10 है, और ए की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ से बचा 0.05। और देखो ये 1 में आप 0.05 का स्क्वायर, ये बहुत छोटी संख्या है 0.05, इसका स्क्वायर करोगे तो 0.0025 आएगा, बहुत स्मॉल आएगा। मतलब इस पूरे को आप इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप वैसे भी सोल्व करोगे ना तो इसका पूरा अंडर रूट 1 ही आएगा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो देखो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो 10 की पावर माइनस 7, 10 इंटू में 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो 5 इंटू 10 की पावर 7 और 2 9, और एक माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा माइनस के 8 टेस्ला। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 टेस्ला। जब भी फाइनाइट वायर है ना तब के लिए हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, एक सोलिनॉइड है जिसमें आपको बता रखा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि स्मॉल एन है। स्मॉल एन को हम टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन स्मॉल एन लिखते हैं, तो ये गिवन है 20 टर्न्स
पर सेंटीमीटर। ध्यान रखना, अगर ये बोलता सिर्फ टर्न्स तो वो कैपिटल एन होता है, इसने बोला टर्न्स पर सेंटीमीटर तो वो है स्मॉल एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आगे बोला है कि आपको द करंट नेसेसरी, मतलब करंट हमें फाइंड करना है कि आप मैग्नेटिक फील्ड 20 मिली टेस्ला प्रोड्यूस करवा सकें। तो मैग्नेटिक फील्ड का सोलेनोइड के अंदर फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, हमें आई निकालना है तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा B अपॉन में म्यू नॉट इंटू में एन। तो B की वैल्यू कितनी है 20 मिली है ना, 10 की पावर -3 लिख लो, सब कुछ ऐसा ही यूनिट में रखो। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7, एन की वैल्यू कितनी है 20, देखो 20 टन्स पर सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो मीटर पर मीटर चाहिए ना, तो पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2, तो 20 अपॉन 10 की पावर -2 यहाँ पर आएगा ना, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ 10 की पावर -2। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो करंट की वैल्यू आएगी 7.9 एम्पियर। सही आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 80 और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। यानी कि मतलब एक सोलेनोइड लेते हैं पहले बड़ी सी, आपको पता है सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है अलोंग दी एक्सिस, इस तरह से, ठीक है। हमें यहाँ पर गिवन है जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड की वो है B इक्वल टू 0.4 टेस्ला। अब बोला है कि जो वायर रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर जिसमें करंट 10 एम्पियर का, प्लेस इनसाइड द सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो इसकी लेंथ इस तरह से होगी, तो जो वायर होगा इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो वायर को हम इस तरह से रख देते हैं इसके परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। इसकी लेंथ गिवन है वायर की 12 सेंटीमीटर, मैं मीटर में रखूंगा तो 10 की पावर -2, सॉरी लेंथ को 12 से 12 है 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा मीटर में। आगे करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, देखो कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगती है वो लगती है IL क्रॉस B, ठीक है। फिलहाल क्योंकि L और B के बीच में एंगल 90 डिग्री गिवन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ILB साइन थीटा। ये थीटा होता है एंगल बिटवीन करंट डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर ILB एंगल कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो जो फोर्स उस पर लगेगी वो मैक्सिमम लगेगी ILB। इसका मतलब I कितना है 10, लेंथ कितनी है 12 इंटू में 10 की पावर -2, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.4 टेस्ला। तो आप ये देखो कि 12 गुना 4 कितना होता है 48, तो 48 तो इसी ऑप्शन में आ रहा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 0.48 न्यूटन, ऑप्शन 2 सही होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भी नया सीखा है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपने क्या कुछ नया सीखा है इस वीडियो में, और अगर आपका कोई डाउट है या किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं उसको सोल्व कर सकूं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।